हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है साहिल और आज फिर से हम लोग उपस्थित है टारगेट सेमेस्टर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग बात कर रहे होते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके पहले भी हमने कई क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अपलोड कराया हुआ है, यूट्यूब पर भी कराया हुआ है और आपके एप्लीकेशन पर भी, टारगेट गुरुकुल के एप्लीकेशन पर भी कराया हुआ है। तो प्यारे साथी, इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मैथमेटिक्स टारगेट गुरुकुल, और नेक्स्ट पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि आपको यूनिवर्सिटी में रिपीटेड तौर पर आया हुआ है, एमसीक्यूज ही हैं, रिपीटेड तौर पर आए हुए हैं, आपके डीडीयू के एमसीक्यूज हैं। यहाँ देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन दिया है, ए सीक्वेंस an is said to be bounded below if there exists a real number k such that। तो भैया आपको बताना है कि कोई भी सीक्वेंस होता था तो उस सीक्वेंस an था, तो सीक्वेंस an में लोअर बाउंड क्या होता था। ठीक है, इसको आप समझिए अगर तो लोअर बाउंड क्या होता था और अपर बाउंड क्या होता था। तो कह रहा है क्या कि बाउंडेड बिलो। यहां पर एक बार देखिए आप, यहां पर आएंगे हम लोग और सिलेक्ट करते हैं रेड। ठीक है, तो और इसे देखिए बाउंडेड बिलो के बारे में कह रहा ना। तो बाउंडेड बिलो यानी कि कोई भी सीक्वेंस बन रहा है तो उसमें ऐसी एक के मिल जाए आपको कि जिससे बड़ी ही कोई, जिससे के से बड़ी ही उस सीक्वेंस में सारे वैल्यू हों। ठीक है, यानी कि के जो होना चाहिए उस सीक्वेंस का सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहां पर देखेंगे an लेस देन के, यानी कि कह रहा है कि सीक्वेंस के से छोटा हो तो के यानी कि बड़ा हो गया, तो के बड़ा हुआ तो ये अपर बाउंड हो गया। तो भाई इसकी बारे ये बाउंडेड अबव का कंडीशन हो गया। यहाँ पर तो कुछ कह ही नहीं रहा, यहाँ पर कोई इक्वल का साइन लगाया होगा, आप मान लीजिए। आखिर जब गलत है तो हम लोग कुछ मान ही नहीं सकते हैं, इसे तो हटाइए दो, इसे हम लोग अंडू करते हैं और हटा देते हैं हम लोग। ये तो एकदम कैंसिल हो गया भाई। यहां पर देखेंगे तो अगर यहाँ ये तो एकदम कैंसिल है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन दिया ही नहीं है। नेक्स्ट चीज पर हम लोग जब आते हैं, ये सेक्शन सी है आपका, ऑप्शन सी। तो यहाँ कह रहा है कि सीक्वेंस an बड़ा होना चाहिए किसी कांस्टेंट k से, यानी कि पूरी सीक्वेंस जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किसी कांस्टेंट k से। तो उसे हम लोग क्या कहते थे कि यह बाउंडेड बिलो, यानी कि वह के आपका बाउंडेड बिलो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका एकदम एग्जैक्टली सही हो जाएगा, एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो रहा भाई, ये थोड़ी सी बोर्ड जो है आपकी तो काफी पुरानी हो चुकी है ना, तो उसकी ये ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। यानी कि आपका जो बाउंडेड बिलो वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड किया वो सिर्फ ये है कि an जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए k से, तब वो k जो होगा वह बाउंडेड बिलो होगा। ये f नहीं है, देयर एग्जिस्ट सम, ये देयर एग्जिस्ट है, इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो ठीक है, यानी कि बाउंडेड बिलो का जो मतलब था उसने आपको समझ लिया कि पूरी सीक्वेंस जो होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए उस केस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जब, तो यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहां पर ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जो कि गलत है। ठीक है, फिर दिया आपको एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो कन्वर्जेंट होगा यानी कि वह बाउंडेड होगा, यानी कि ये बात तो सही है भाई, जो कन्वर्जेंट होगा वो तो बाउंडेड होगा ही। एवरी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ बाउंडेड। भाई और दिया आपको नॉन ऑफ दिस। यहां पर एक ऑप्शन आपको सही होते हुए मिल रहा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, मतलब कि बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होगा वो आपका बाउंडेड होगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल रहे होंगे आपको वह बाउंडेड मिल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं तो इसे हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या कि इसे, ये पूरे सेक्शन सेकेंड, हाँ यही चालू हो गई। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। तो ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कौन सा है। तो मैंने आपसे एक बात बताई थी, मैं देख लेता हूँ कि लैपटॉप चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल आपकी कैमरा चल रहा है, आई थिंक आपको आवाज भी सही सुनाई दे रहा है, माइक हमने पहन रखा है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। तो मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि जब कोई भी सीक्वेंस आपको ऑस्किलेटरी पूछ रहा हो, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पूछ रहा हो, तो आप एक काम कीजिएगा कि वो जो सीक्वेंस यानी कि दिया है आपको, ये एफ नहीं है भैया, इसको आप लोग मेंटेन कर लो, ये इसे एफ ना मानो, इसे एफ ना मानो, ये an है। ठीक है, अगर कोई भी सीक्वेंस आपको दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए an कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, इक्वल -1 टू द पावर n, और यानी कि an आपको, ये ऑप्शन ए है, तो इसको आप लोग
खोल कर लिख लीजिए, यानी कि आप लोग इससे क्या समझ सकते हैं। तो n की वैल्यू हम लोग नेचुरल नंबर पुट करते जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप ये बात समझते हैं कि n की वैल्यू हमने नेचुरल नंबर रख के पुट करना है, और उस पूरे सीरीज को बना लीजिए भैया आपके पास क्या बन रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा -1, फिर n की वैल्यू जब 1 रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे तो आपके पास बनेगा 1, फिर 3 रखेंगे तो -1, 4 रखेंगे तो +1, 5 रखेंगे तो फिर -1, ऐसे 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 आपकी सीक्वेंस बनती चली जाएगी। तो कहा है आपको कन्वर्जेंट दिखाना ना, सॉरी आपको दिखाना ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी का मतलब क्या हुआ भाई, ऑसिलेटरी का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो सीक्वेंस है आपका, ये जो सीक्वेंस है आपका, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। तो यही चीज तो होती है आपकी ऑसिलेटरी सीक्वेंस। मतलब कि जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है वो एक ऑसिलेट करती है -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में। तो इसी को ही कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो इसको तो खैर आपको कोई ज्यादा इसमें मशक्कत करने की कोई गंभीर आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम डिस्कस करें, ये जो सीक्वेंस आपको दिया है an इक्वल जो दिया है n इक्वल दिया है जहां पर आपको n, इससे इसको जब आप लिखते हैं सीक्वेंस के रूप में लिखते हैं, तो n को आप नेचुरल नंबर पुट करते जाइए और देखते जाइए। तो n को अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 मिलता है, 2 पुट करते हैं 2 मिल जाता है, 3 पुट करते हैं 3 मिलता है, 4 पुट करते हैं 4 मिलता है, 5 पुट करते हैं 5 मिलता है, एंड डैश आपको आगे मिलता चला जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं आपको पूछा है क्या, ऑसिलेटरी सीक्वेंस ओनली, मतलब कि आपको ऑसिलेटरी सीक्वेंस बस बताना है। तो भैया ये तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई ऑसिलेशन थोड़ी हो रहा है, आपको एक बार 1 मिल रहा है, 2 बार, हर बार आपको कुछ यूनिक मिलता चला जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब आप इसका देख रहे होंगे an इक्वल n स्क्वायर, आप जब इसका देख रहे होंगे तो आपको एक बार मिल रहा होगा 1 मिल रहा होगा, एक बार आपको मिल रहा होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, एक बार आपको मिल रहा होगा 3 का स्क्वायर, एक बार 9, एक बार मिल रहा होगा 4 का स्क्वायर आपको 60, एंड डेट। तो कहने का मतलब है कि आपको ऑसिलेटरी दिखाना, तो ऑसिलेटरी भैया सिर्फ आपके पास ये कुछ इस प्रकार से मिल रहा है -1 टू द पावर n, तो ये आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या समझे, हम लोगों ने देखा कि भैया अपना करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा माइनस, ये भी रॉन्ग आंसर होगा, ये भी रॉन्ग आंसर होगा, ये भी रॉन्ग आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑसिलेटरी सीक्वेंस -1 टू द पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस इस प्रकार से दिया हुआ है, तो कह रहा है कि द सीक्वेंस an इक्वल n+1/n इज अनुक्रम, सॉरी इज द सीक्वेंस वेयर an इज इतना इज, ठीक है, द सीक्वेंस an वेयर an इज n+1/n इज, ये क्या है, मतलब ये सीक्वेंस जो आपको गिवन है कि जो सीक्वेंस an है इक्वल n+1 डिवाइड बाई n, यह पूछ रहा है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, या फिर क्या टाइप का है। तो आपको इसको पहचानने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, उसको आप किस प्रकार से समझ पाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, जब कोर्स में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर जब भी यानी कि जो an पद होता है, यानी कि कहते हैं अगर an पद वह जो होगा वह इंक्रीजिंग का केस अगर हम लेके चलते हैं तो वह ग्रेटर देन होगा, सॉरी डिक्रीजिंग का केस ले लो भाई, या फिर इंक्रीजिंग का n+1 टर्म होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, an टर्म से। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा हुआ है कि जो an+1 यानी कि जो आगे वाला टर्म होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और ले ग्रेटर देन होता है an से। तो भैया हमारे पास an कुछ इस प्रकार से गिवन है, तो हम क्या इससे an+1 टर्म नहीं निकाल सकते हैं। an+1 अपने पास क्या आ रहा होगा, n की जगह n+1 पुट कर दो भाई, तो n की जगह n+1 पुट करते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है n+2/n+1। यहां पर देखो हमने क्या किया है, इस n+1 n की जगह n+1 पुट कर दिया भाई, सिंपली देखो यार, इस n की जगह n+1 पुट करेंगे तो n और n+1 n+1 ये क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। तो वही चीज हमने n+2 लिख दिया और नीचे n की जगह n+1 पुट किया है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर चला है। ओ माय गॉड, हाँ, तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना होगा।
तो हमने क्या बना दिया, an+1 टर्म हमने लिख दिया है। अब देखते हैं क्या n+1 टर्म, यानी कि कहने का मतलब है कि जो यह है n+2 डिवाइड बाई n+1, क्या यह सच में ग्रेटर देन an है, यानी कि n+1 डिवाइड बाई 2। क्या हमने क्या हम दिखा रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग का केस लेकर चल रहे हैं भाई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो हम लोग कौन सी कलर से लिखें तो आपको बेहतरीन दिखे, ये कुछ इस प्रकार से। तो हम लोग यहां से लेकर चल रहे हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का एक केस बनाया भाई हमने। तो देखो यहाँ पर ये n+1वां टर्म है और ये nth टर्म है, इसको हमने ग्रेटर दिखा दिया। अगर हमने ये जो सही मानकर चला, यानी कि सीक्वेंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मान के चल रहे हैं और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड कर जाता है, तो हम क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे कि जो आप ओ गॉड, हाँ, n+1 बाई n, ये इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाइड कर दिया तो हम कह देंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। लेकिन यह इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो हम कह देंगे कि हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और ये जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हम माने थे ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है। तो यहां पर आकर देख लीजिए, अगर आप तो इस इनइक्वालिटी को आप मल्टीप्लाई कर दो भाई इधर, तो ये क्या हो जाएगा, n² प्लस 2n प्लस 2n, और इधर इस n+1 को इस n+1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर। अब इस n+1 के होल स्क्वायर को आप अगर तोड़ लें तो आपके पास क्या बनेगा, एक बार बनेगा n+1 के होल स्क्वायर को आपने तोड़ा है तो हमारे पास क्या बनेगा, a² प्लस 1 प्लस 2n। ठीक है, n+1 के होल स्क्वायर यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हमने तोड़ रखा है। आप देख सकते हैं n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2n से इस 2n को कैंसिल आउट कर देंगे हम। अगर सेम कलर से करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो तो हमारे पास डिफरेंट कलर है, इस 2n से इस 2n को कैंसिल आउट कर दिया। फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा और यहाँ पर 1 बचा है। तो भैया यहाँ पर 0 बचा हुआ है, ग्रेटर देन 1 होता है क्या, ये तो एजम्पशन अपना पूरा रॉन्ग है। एजम्पशन जब रॉन्ग है तो हम कह सकते हैं हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, hence assumption is wrong। यानी कि एजम्पशन कौन सा रॉन्ग हुआ भैया, ये वाला एजम्पशन रॉन्ग हो गया, जहां पर हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मांग के चला था। तो यहां से क्या पता चल गया कि भैया जो ये अपना कंडीशन है वो तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इंक्रीजिंग नहीं है तो पक्का मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही होगा। इतनी बातें स्पष्ट हो गई हैं। अगर आपको इस बात भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का जो हमने केस लिया था इस केस को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मानकर सॉल्व कर लीजिए। तो यहीं पर हम कर आपको दिखा देते हैं क्या ये बात सच नहीं है। तो आइए हम लोग यहीं से इस बात को कैंसिल करते हैं और ये चीजें कर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग केस क्या लेंगे, अब हम केस जो लेंगे वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का केस लेंगे। हमने इंक्रीजिंग लिया था उसे भी हमें पता चल गया था, लेकिन आपको मैं बताया देखो अब क्या केस लेंगे कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये केस ले लेंगे कि an+1 जो होगा वह छोटा होगा और बराबर होगा, छोटा और बराबर। ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं क्या, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग लिख दिया। तो डिक्रीजिंग में क्या केस बनता है कि an+1 यानी कि जो आगे वाला टर्म होता है वो लेस देन हो जाता है an टर्म, मतलब कि जो आगे वाला टर्म होता है वो छोटा होता है और जो पहले वाला टर्म होता है वो बड़ा होता है। तो यही केस है। यहाँ पर इनइक्वालिटी को आप कुछ इस प्रकार से दिखाइए, an+1 यहाँ पर हमने लिखा था और n हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन था। मल्टीप्लीकेशन कर लो भैया तो इधर हो जाएगा n² प्लस 2n लेस देन और इक्वल, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन n+1 और ये n+1 आपके n+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको n+1 का होल स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया तो n² प्लस 1 प्लस 2n। अब भैया इसको क्या करो, इधर ट्रांसपोज कर लो तो ये आपके पास हो गया n² प्लस 2n माइनस n² माइनस 2n लेस देन और इक्वल 1, इधर सिर्फ 1 बचा है।
अब देखो अगर तो इस एन स्क्वायर से इस एन स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, इस एन से इस 2n को कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास इधर क्या बचा, इधर बचा 0 और इधर बचा 1। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्ट हो रही होंगी। ये तो हमेशा सेटिस्फाइड है कि जो 0 है वह 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इतने कंक्लूजन से हम कह सकते हैं, ओ गॉड, यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि भैया ये डिक्रीजिंग है, ये जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये जो अपना केस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। हेंस यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट भी नहीं है और नॉन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। तो भैया यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी था वो एग्जैक्टली राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ, मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने इसकी सॉल्यूशन को भी अगर मैं करा दूं तो शायद आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हमने आपसे बताया था ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है भैया, देख लो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होता था, जब एक लिमिट आपको पता था और एक लिमिट आपके पास इनफाइनाइट हो जाता था, तो हम कहते थे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। वहां पर dx बाई x टू द पावर n, तो इसको हम लोग कन्वर्जेंट कब कहते थे, तब कहते थे इसको कन्वर्जेंट जब इज कन्वर्जेंट, इतना इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n इक्वल 0, n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो n जब ग्रेटर देन 1 होता था तब हमारे पास क्या होता था कि n इज ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन 1। n जब 1 से बड़ा होता था तो हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज मिल रहा होता था इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। यानी कि यहाँ पर ये जो केस है आपका, ये जो केस है लेस देन इक्वल क्यों बनाया यार, इसे थोड़ा सा हम लोग एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए हम आते हैं और वाइट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग थोड़ा वाइट से लिखने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर भाई हम बना लेते हैं ब्लैक से। n जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास क्या मिल रहा होगा, कन्वर्जेंट टाइप, कन्वर्जेंट मिल रहा होगा। यानी कि अगर आपसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको देखने को मिल जाए अगर कहीं पर कि इंटीग्रेशन आपसे पूछ दे 0 टू इनफाइनाइट dx बाई x स्क्वायर, तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हैं इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, ये चीज आपकी कन्वर्जेंट हो रही होगी। यहां पर जब इस एक्स स्क्वायर ना होकर एक्स क्यूब होगा तो भी कन्वर्जेंट होगा, एक्स टू द पावर 4 होगा तो भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन एक्स इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट होता है और एक्स लेस देन 1 पर भी डाइवर्जेंट होता है। तो कन्वर्जेंट तभी होगा जब n होगा, n जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा ना। तो भैया हमने गलत किया क्या, n जो होगा ग्रेटर देन 1 बोला सही है और लिखा गलत है। तो इस सारी चीजें हैं, n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1, यानी कि n इक्वल 1 पर तो वह डाइवर्जेंट हो जाता है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। n इज ग्रेटर देन 1 पर यहां पर क्या होता है, कन्वर्जेंट। n इज लेस देन इक्वल 1 पर भी क्या होता है, डाइवर्जेंट। और n लेस देन 1 पर भी क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो इसकी आंसर क्या हो गई, हमें पूछा क्या है कि कहां पर कन्वर्जेंट होता है, तो भैया कन्वर्जेंट आपके बस यहां पर होता है, इस वाले केस में होता है कि n जब होता है ग्रेटर देन 1 होता है तो वहां पर आपकी क्या होता है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट हो रहा होता है। तो आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्टली समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आप क्या कीजिए कि एक बार हमारे ही चैनल पर, टारगेट गुरुकुल के चैनल पर ही हमने इसकी सॉल्यूशन को करा रखा है कि कैसे 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 ये चीज कन्वर्जेंट हो रही है, कैसे ये डाइवर्जेंट हो रही है। चूंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें बता देना, यानी कि थियोरेटिकली भी यहाँ पर बता देना शायद संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि ये एमसीक्यू का सेशन है। इसी चैनल पर आपको प्रीवियस में हमने कराया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि भैया क्यों जब ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो क्यों यह कन्वर्जेंट हो रहा है और लेस देन 1 पर क्यों डाइवर्जेंट हो रहा है, इक्वल 1 पर क्यों डाइवर्जेंट हो रहा है।
तो आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियरली स्पष्ट हो रही होंगी। अगर आपको इतनी बातें स्पष्ट हो रही हैं तो कमेंट में लिखिएगा ओके सर स्पष्ट है, हमें इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गिवन है, जहां पर आपको पेडल फार्मूला देने को मिल जाता है। तो पेडल फार्मूला आपका क्या होता है, पेडल फार्मूला यही होता है रो इक्वल टू आर डी आर बाई डी थीटा। एक सेकेंड, पेडल यहां पर देखिए पीपीटी में थोड़ी सी मिस्टेक है, पीपीटी में थोड़ी सी मिस्टेक है। मैं चाहूंगा कि आऊं और पीपीटी को एक बार देख लूं। हाँ तो हमें मिस्टेक मिल चुका है, तो भैया देख लो, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पीपीटी में यही मिस्टेक थी कि इसे आप क्या करेंगे, इसे आप लिख सकते हैं वाइट लीजिए, वाइट की साइज थोड़ी बड़ा कीजिए और इस चीज को आप बदलिए, क्योंकि इसमें भैया आर की साइज पेडल इक्वेशन है भाई, तो डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा। इसके बारे में आपको तो याद ही करना पड़ेगा कि इसमें क्या समझाऊं। पेडल इक्वेशन है भाई, आइए और रो लीजिए। तो ये हो गया रो इक्वल क्या होता है आर डी आर बाई डी। तो ये होता है आपका पेडल इक्वेशन। तो भैया पेडल इक्वेशन ये तो फार्मूला है, इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो आपका ऑब्वियसली गलत है। ऑब्वियसली गलत क्यों है भाई, क्योंकि इसमें जो डी बाई डी पी लिख दिया तो ये तो गलत ही होगा, और इसे गलत है। पेडल इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा, क्या होता है आर डी आर बाई डी पी। तो ये भी आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पूछ रहा है आपका वक्रता त्रिज्या का व्युत्क्रम कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपके पास कर्वेचर आता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड टेंजेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस क्वेश्चन को हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। इस क्वेश्चन पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है हमें कि इसकी रेसिप्रोकल का ये जो फार्मूला है, अगर आप देख लें इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन, इसको हम लोग ऐसे लास्ट के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, फॉर लास्ट में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट थिंग है कि द रेडियस ऑफ, क्या दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ स्ट्रेट लाइन में रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है भैया। स्ट्रेट लाइन में रेडियस ऑफ कर्वेचर घंटा पूछने का है, यहां पर बताओ यार स्ट्रेट लाइन में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पूछ रहा है जी। ये सब क्वेश्चन आती है आपको पास कराने के लिए, 1 तो होगा नहीं, हाफ भी होगा नहीं, इनफाइनाइट तो होगा नहीं। तो रेडियस ऑफ स्ट्रेट, रेडियस कर्वेचर भाई स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, तो इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 आएगी। हमारे पास एक ये पीपीटी है, तो इस पीपीटी को हम लोग क्या करते हैं, पीपीटी को हम लोग पढ़ते हैं और इस पीपीटी को जूम, हाँ तो यहां पर आइए, इस पीपीटी में आपसे क्या पूछ रहा है इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन इज, तो बीटा एंड गामा फंक्शन के रिलेशन को हमने आपसे क्या बताया था कि बीटा एम एन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है गामा एम गामा एन बाई गामा एम प्लस एन। अब इसमें आपको क्या बताना है भाई, जहां पर एम एंड एन होता है वो पॉजिटिव होता है, एम एंड एन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस चीज को क्या बताऊं, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है आपका। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, बाकी ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है और ये गलत है। एक बार देख लेते हैं पीपीटी में तो कहीं एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ बीटा एम एन की वैल्यू आपको पता है कि जो बीटा एम एन होती है वो गामा एन बाई गामा एम प्लस एन होती है। तो इस चीज को आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है काफी छोटे में, तो इसको हम लोग मूव करते हैं और जूम करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। इस पीपीटी में हम लोग क्या देख रहा है, इस पीपीटी में आपसे पूछ लिया है, इस पीपीटी में पूछा फॉर ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी which of the following is correct, which of the following is correct with reference to Lagrange's mean value theorem। तो भैया Lagrange's mean value theorem आपको क्या पढ़ना है, इसको डायरेक्ट पढ़ के आना यार, ये तो एकदम बेसिक सी बात है कि जो फार्मूला है उसको तुम लोग
नेग्लेक्ट क्या करते हैं, ये तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपको मैडम ने पढ़ाया हुआ है, तो उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, ये आपसे पूछ रहा है कि द सीक्वेंस, आपके पास एक सीक्वेंस है जिसके बारे में आपसे पूछ रहा है। हाँ, आई थिंक ये बोर्ड मेंटेन कर लिया है। हाँ, यहाँ कह रहा है कि एक सीक्वेंस आपके पास an गिवन है कुछ इस प्रकार से, an गिवन आपको 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, ये आपकी an सीक्वेंस है। इसको पूछ रहा है कि द सीक्वेंस an इज कॉसी सीक्वेंस, नॉट कॉसी सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड। तो इसके बारे में जब आपको चेक करना होगा तो मैंने आपसे क्या बताया कि इसकी कॉसी सीक्वेंस है कि नहीं है, ये आपसे कॉसी सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं बाई कॉसी सीक्वेंस की हेल्प से। तो कॉसी सीक्वेंस के बारे में हम क्या समझते हैं कि जो कॉसी सीक्वेंस होती है आपकी, जो कॉसी सीक्वेंस होती है, कलर हम लोग चेंज करके यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे कि जो आपकी कॉसी सीक्वेंस होती है, ये जो आपकी कॉसी सीक्वेंस है CAUCHY, कॉसी सीक्वेंस। तो कॉसी सीक्वेंस के बारे में आप क्या जानते हैं भैया? आप ये कॉसी के बारे में यही जानते हैं कि इन्होंने एक मॉडुलस लेते थे और उसके बाद लिखते थे AM - AN और इसको दिखा देते थे लेस देन एप्सिलॉन। या फिर आपके पास एक और डिफिनेशन हुआ था, ए क्या करते थे n + p माइनस AN, इसको आप क्या दिखा देते थे लेस देन एप्सिलॉन। और आप बताते थे यहाँ पर क्या बताते थे कि जो आपका n था, सॉरी n एंड m यहाँ बताते थे कि लेस देन और इक्वल m होता था, और यहाँ पर क्या डिस्कस करके बताते थे कि n जो होता था वो ग्रेटर देन n नॉट होता था। ठीक है, आपने और इसी सीक्वेंस को जो फॉलो करते थे उसको आप क्या कहते थे कि वह कॉसी सीक्वेंस है। और यहाँ पर p भी आ रहा है तो p कर देंगे p ग्रेटर देन n, ये भी p ग्रेटर देन n हो जाता था। तो कॉसी सीक्वेंस का हम कॉसी सीक्वेंस बताना है, यानी कि कॉसी सीक्वेंस जो इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो हम क्या करते हैं, हम इस फार्मूले से जाते हैं, और देखते हैं क्या ये कॉसी सीक्वेंस है कि नहीं। तो हम एक बार रफ करते हैं, इरेज करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं भैया कॉसी सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही बोर्ड पर करना को मिलता है तो बोर्ड तो काफी छोटा है और इसके बाद नेक्स्ट पीपीटी है, तो आइए देखने का प्रयास करते हैं एक बार। हाँ, लिखते हैं कॉसी सीक्वेंस। कॉसी सीक्वेंस की जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो फार्मूला क्या होगी, वो ये वाली फार्मूला यूज होगी कि AN + P - AN लेस देन एप्सिलॉन। इस फार्मूले से हम लोग जाएंगे, यानी कि अगर ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इस फार्मूले को अगर सेटिस्फाई करता तो हम कहेंगे कि ये कॉसी सीक्वेंस है, कॉसी सीक्वेंस नहीं है। और जब कॉसी सीक्वेंस होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो कन्वर्जेंट होगा, और जब कन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड होगा ही होगा। तो ये सारी बातें हैं, तो इसको हम लोग से देखते हैं क्या है जो अपना सीक्वेंस है। सीक्वेंस अपना किस प्रकार से गिवन है, सीक्वेंस गिवन है AN = 1 + 1/n 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, यही सीक्वेंस है आपका। एक बार देख लेते हैं, सीक्वेंस एकदम एग्जैक्टली राइट है। तो आप देखिए AN + P टर्म क्या होगा, AN + P टर्म, तो यहां पर अगर आप देखें तो AN ये हो गया और AN + P, या फिर आप चाहें तो इसे AN + P जो है आपका, जो आपका AN + P टर्म है, यानी कि इसे AN + P टर्म ऑफ सीक्वेंस किस प्रकार से आप जनरेट कर पा रहे होंगे। तो देखिए अगर आप तो AN तो कुछ इस प्रकार से AN + P क्या होगा, इस P के n के बाद वाला टर्म, तो आप यहाँ कुछ इस प्रकार लिखते होंगे 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, फिर क्या होता होगा प्लस 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 डॉट 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 प्लस 1/n + P। तो ये हो गया आपका n + P टर्म।
ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता होगा। अब देखिए कॉसी सीक्वेंस में हमें अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या हमें मिलता है, बाय कॉसी बाय कॉसी थ्योरम। कॉसी थ्योरम में हम जब पुट करते हैं क्या, ए एन प्लस पी माइनस ए एन, तो इसमें जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, एक सेकेंड हम देखेंगे क्या, कि ए एन प्लस पी ये बड़ा वाला टर्म हो गया 1 से लेके एन प्लस पी तक। इसमें से अगर हम माइनस कर दें ए एन को, यानी कि ये टर्म माइनस कर दें, यानी कि इतनी घटा दें, इस पूरे में से अगर 1 से 1 बाई एन तक हम निकाल दें तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा कुछ इतना कि इक्वल 1 बाई एन प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 2 प्लस 1 बाई n प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई n प्लस p। यानी कि हमने क्या किया, इस n प्लस p यानी कि ये पूरे n प्लस p में से हमने 1 बाई ए एन को माइनस कर दिया। एन क्या था अपना 1 से लेकर 1 बाई एन तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इतनी टर्म को माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा सिर्फ इतना। और एक बात और अगर आप बताएं हमें, और हम अगर आपसे पूछें कि भैया भैया ये देखो कि n प्लस 1 जो होगा इस किससे लेस देन होगा, n प्लस 1 क्या लेस देन n से नहीं होगा। यानी कि अगर हम कहें आप तो से, तो क्या यह n जो होगा n प्लस 1 ये क्या लेस देन n नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। आप देखिए अगर आप इस इनइक्वालिटी को अगर आप देख पा रहे होंगे तो n प्लस 1 जो होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, n होगा। लेकिन हम अगर यहां से कुछ इस प्रकार से कर दें कि भैया n जो होगा n प्लस 1 ये ऑलवेज लेस देन हो जाएगा n प्लस n से। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर n प्लस 1 से और n प्लस, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं हम आपको अभी तुरंत तत्काल दिखाएंगे। और इसको जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हमारे पास ये इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदल जाएगा, n प्लस 1, तो क्या ये इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदल जाएगा 1 बाई n प्लस n। यानी कि हम कह क्या रहे हैं कि जो अपना ये टर्म होगा ये वाला वह लेस देन होगा, वह ग्रेटर देन होगा, यानी कि ये जो टर्म होगा वह ग्रेटर देन होगा 1 बाई 2n से। आई थिंक आप इतनी बातों को मेरे स्पष्ट समझ पा रहे होंगे। सिमिलर वे में ये भी टर्म जो होगा वह आपका ग्रेटर देन क्या होगा 1 बाई 2n से। आई थिंक आप इतनी बातों को स्पष्टली समझ पा रहे होंगे, आई थिंक आप इतनी बातों को स्पष्टली समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, यानी कि ये भी टर्म जो होगा ये लेस देन ये ग्रेटर देन क्या होगा 1 बाई 2n से। अब इस टर्म के बारे में हम लोग थोड़े से डिस्कस आउट कर लेते हैं। तो उस टर्म के बारे में जब हम लोग डिस्कस आउट कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिया है कि p जो है यहाँ पर जब देता है तो यहाँ पर आपको बताना p ग्रेटर देन n होता है। तो यहाँ पर आएंगे जब आप तो देखेंगे n p ग्रेटर देन n, तो भैया आओ यहाँ, ओ गॉड, p जो होता है वो ग्रेटर देन n होता है। तो p प्लस n दोनों तरफ n अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या होगा n प्लस p ग्रेटर देन क्या होगा n प्लस n, दोनों तरफ हमने n ऐड कर दिया, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 बाई n प्लस p, क्या यह इसकी इनइक्वालिटी की साइन नहीं बदल जाएगी, इनइक्वालिटी की साइन बदल के 1 बाई 2n। यानी कि यह भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि यह भी आपका ग्रेटर देन हो जाएगा 1 बाई 2n से। हमें क्या यहां से क्या सीख मिला, हमें यहां से यह शिक्षा मिल गई कि जो अपना हमें यह सीख मिला, हमें यह ज्ञान मिला कि हमारे पास यहाँ से सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट किया, सेलेक्ट किया, डिलीट किया, सेलेक्ट किया, डिलीट किया, सेलेक्ट किया, डिलीट, सेलेक्ट, ओ गॉड कहाँ चले आए भाई, सिलेक्ट किया, ओ माय गॉड, चूंकि यह स्मार्ट बोर्ड जितना
आसान होता है उतना ही डिफिकल्ट भी होता है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी एहतियात बरतना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब हम यूज कर रहे होते हैं इसके बारे में बहुत कुछ हमें नहीं पता होता। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ से, हमने ये चीज सीखा कि ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन है, ये टर्म ग्रेटर देन है किससे, 1/2n से। ये टर्म है ग्रेटर देन किससे, 1/2n से। ये टर्म भी आपका ग्रेटर देन क्या है, 1/2n से। और ये वाला टर्म भी अंततः आपके ग्रेटर है 1/2n से, 1/2n से। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से इन्हीं 2n 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 को हम लोग अगर यहां पर एडजस्ट कर दें तो क्या यह सीक्वेंस को हम लोग ग्रेटर देन क्या इससे नहीं कर सकते, 1/2n प्लस 1/2n और कितना 2n, भाई जितना p है भाई 1 2 3 4 5 ये p टाइम्स 2n है, यानी कि 1/2n ये ग्रेटर देन होगा। ये कितना p टाइम्स 2n, ये जो है आपका p टाइम्स। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां सीखा हमने यह देखा कि यह जो इक्वेशन आपके पास इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से आपके पास बन रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्या, यह जो सीक्वेंस होगा आपका वह पूरा ग्रेटर देन क्या होगा, p टाइम्स है, यानी कि p यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/2n। तो हमें दिखाना क्या था, हमें दिखाना था कि जो सीक्वेंस ये होगा ये an + 1 - an वो लेस देन इप्सिलॉन होना होगा। लेकिन आपके पास आ क्या रहा है कि भैया ये तो ग्रेटर देन आ रहा है दिस, ग्रेटर देन दिस आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है 1 + n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 3 + ... 1/n + p, ये जो सीक्वेंस आपका आ रहा है यानी कि an + p - an लेस देन इप्सिलॉन जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन किसी पॉइंट एप्सिलॉन के आ रहा है। यानी कि अगर इस p को हम n लेकर चलें, लेट p = n, तो भी हमारे पास क्या आएगा कि 1/2, अगर ये इस p को n बना देंगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर एप्सिलॉन जो आ रहा है वो तो ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अक्सर लेस देन इप्सिलॉन मिलना चाहिए, लेस देन मिलना चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया। तो भैया जहां ग्रेटर देन आ गया तो हम कह सकते हैं क्या यह आपका कॉची सीक्वेंस है, यह आपका कॉची सीक्वेंस नहीं है, नॉट ए कॉची सीक्वेंस, ये चीज एब्सोल्युटली राइट आंसर है। और जब कॉची सीक्वेंस नहीं है तो भैया कन्वर्जेंट भी नहीं होगा और ये बाउंडेड भी नहीं होगा। तो हमें यह चीज बताना था कि ये सीक्वेंस क्या है, कॉची है कि कॉची नहीं है। तो हमने ये बता दिया भैया ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, हेंस नॉट कॉची सीक्वेंस, हेंस नॉट कॉची सीक्वेंस। ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो हमने क्या डिस्कशन से बता दिया कि भैया ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से देखेंगे। ये तो काफी इजी है, इसको आप सॉल्व कराने के लिए मत कहिएगा हमसे, इसको सॉल्व कराकर ये आप क्लास 11 12 में पढ़ते आते हैं, इसको सॉल्व हम नहीं कराएंगे। इसकी आंसर आप इसकी वैल्यू क्या बताएं यार, 1 + 1/n यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर होता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 ला देते हैं। तो इसको क्या सॉल्व कराना, इसको तो एकदम भाई क्लीनर कर दो। ये क्या हो रहा है, तो इसे हम लोग हटा दिए भैया, ये तो काफी पुराना सवाल है काफी। हमारे पास एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके, कि कह रहा है कि इसकी लिमिट आपको निकालने के लिए कह रहा है क्या, इफ फंक्शन इफ fx इज इतना, इफ fx इज इतना, आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। तो भैया इसकी वैल्यू आप निकालिए। तो fx आपको कुछ इस प्रकार से गिवन है, fx = 5x - 4 जब x < 2 है, और यहां पर दे रहा है 2x² + 1x² - 1 जब क्या है x > 2 है, > 2 है। हमारे पास कुछ इस प्रकार इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो भैया यहाँ पे कह रहा है कि जब x < 2 है तो हम एक किस क्या लेकर चलते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, यानी कि हम तो 2 से जो कम वैल्यू हो रहा है उसको ले रहे हैं। तो भैया जब x छोटा है 2 से
तो यानी कि ये टर्म आएगा आपके पास, हो गया 5x माइनस 4। तो इसकी वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं, अगर तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आता है, x की जगह 2 पुट कीजिए तो आपके पास होगा 5 2 माइनस 4, यानी कि हो गया आपके पास 10 माइनस 4 दैट इज 6। और यहां पर एक बार 2 प्लस के लिए चेक कर लो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 2 पॉजिटिव यानी कि जब x बड़ा है 2 से तो आप इस वैल्यू का यूज कीजिए, तो आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि हो गया आपके पास 2 इंटू 3 और दैट इज इक्वल टू 6। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ गई, इसकी वैल्यू आपके निकल कर आ गई 0, बिल्कुल गलत है। 6 एग्जैक्टली राइट आंसर है, 14 है ही नहीं, और डॉट नॉट एग्जिस्ट ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्लाइड कर रहे होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसकी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भैया इसकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें करेक्ट ऑप्शन को आपको ट्रिक करना है। तो आप एक सेकेंड बताइए इसकी, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। तो आप एक बार देखिए इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं थोड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन से हट गया हूं, और आप देखकर बताइए, जरूर देखकर बताइए। तो यहां पर देखिए अगर आप, तो ये इक्वेशन तो भैया एग्जैक्टली रॉन्ग है, ये प्लस है मॉडुलस, यानी कि ये भी रॉन्ग है। यहां पर एग्जैक्टली सही आपका आंसर ये होगा, ठीक है, ये भी भैया रॉन्ग है। तो ये तो भाई मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी यहाँ पर क्यों लगा है कि x माइनस वाई, अगर आपके पास इस प्रकार से होता है x प्लस वाई, तो ये क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है ना, मॉड x प्लस मॉड y। तो इसलिए तो भैया ये आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन तो गलत है, ये तो एग्जैक्टली गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्टली राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप देखकर काम आगे बढ़ाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्लाइड करते हैं, और यहां पर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से, इसकी कन्वर्जेंसी को आपको देखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन पर आप लोग नजर उठाइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो भैया बाउंडेड सीक्वेंस के लिए क्या कंडीशन होता था, तो बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते थे, जिसकी लोअर लिमिट, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस के लिए आपके पास क्या होता था, एक लोअर बाउंड होता था और एक क्या होता था आपके पास, अपर बाउंड। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, यानी कि वो क्या होता था, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। लोअर बाउंड होता था तो बाउंडेड बिलो, बिलो एंड बाउंडेड अबव। तो जिसकी लोअर बाउंड, यानी कि सीक्वेंस की जिसकी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है, उसी को हम लोग क्या कहते थे कि भैया यह आपका बाउंडेड सीक्वेंस है। तो यहाँ पर इसकी सीक्वेंस बनाना की प्रयास करेंगे तो क्या होगा, इसकी सीक्वेंस आपको बन रहा होगा कुछ इस प्रकार से, 1 प्लस 2 का क्यूब, 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यानी की जगह 3 रखिएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर की आता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लोअर बाउंड तो इसकी हमेशा 1 आएगी एंड अपर बाउंड इसके पास इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसका अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो भाई सीक्वेंस बनाकर देख लो अगर, तो यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/2 होगा, उसके बाद क्या आएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4/2, यानी कि ये भी आ गया आपके पास 1/2। फिर आप 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 9/2। इसी प्रकार से आपको आगे ये भी प्रोसीड होता चला जाएगा। उसके बाद आपके पास ये सीक्वेंस आएगा e⁻²n, यानी कि e स्क्वायर कॉमा e⁻2 रखेंगे तो ये e⁴, e⁻6, 3 रखेंगे तो e⁻6, एंड इस प्रकार से चीजें बनती चली जाएंगी। ये क्या है आपके पास, ये है 1/2n। इसको सीक्वेंस को बनाने पर लगेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/3 to 6, 1/8।
तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से सीक्वेंस आपको बन रहा होगा, ठीक है। तो ये तो भैया इसकी अपर बाउंड आपके पास नहीं एग्जिस्ट करेगी कभी भी, यानी कि ये तो आपके पास एग्जैक्टली गलत है। यहाँ पर भी आपको कुछ एग्जैक्टली गलत लग रहा है, अपर बाउंड आपको नहीं मिल पा रहा होगा, यहाँ पर भी आपको अपर बाउंड नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन इस केस में देखिए लोअर बाउंड अगर ये क्या हो रहा है, ये घटते जा रहा है ना, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, यानी कि 1/8 वाला टर्म 1/100 वाला टर्म होगा, एक बार ये 0 आपको मिल रहा होगा लास्ट में। ये चूंकि घटते हुए एकदम घट रहा है, एकदम घट रहा है, एकदम घट रहा है, तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक 0 मिल रहा होगा। आप सीक्वेंस बनाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं ना। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका एग्जैक्टली डी नंबर का ऑप्शन जो होगा वो एग्जैक्टली सही आंसर होगा, एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब मूव करते हैं हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन को हम लोग एक बार जब देखते हैं तो हमारे पास, एक सेकेंड, कंसीडर कहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर कन्वर्जेंस सीक्वेंस, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज यूनिट लिमिट। तो भैया ये तो सही है, इसमें तो कोनो दो राय नहीं है। फिर कह रहा है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट, बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, जो बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगा वह नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट, देन both A and B are true. Every convergent sequence of real number has unique limit, ये तो सही है। Every bounded sequence of real number need not to be convergent, need not to be convergent, यानी कि ये भी सही है भाई, जो बाउंडेड होगा वो तो कन्वर्जेंट हो या ना हो ये नहीं बता सकते। बोथ A and B are true, ये चीज है। बोथ A B false, ये तो गलत है। ओनली वन ट्रू गलत है, ओनली सेकेंड इज ट्रू गलत है, यानी कि दोनों सही है भैया। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा उसके पास तो यूनिक लिमिट होगा ही। और बात क्या कह रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, और जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस होता है वह नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। जैसे कि आप यहाँ पर सिंपली ये ले लीजिए ना, ये जो सीक्वेंस है आप an, ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है, यानी कि एक बार इसके बाउंडेड है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली राइट आंसर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन है, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। ये चीजें आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर क्या होता है। तो एक बार मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं आपसे लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर के कंसेप्ट को, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो कई बार रिपीटेड होता है। यानी कि लिमिट इंफीरियर ही अगर आप लेकर चलें तो लिमिट इंफीरियर, लिमिट इंफीरियर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है। लिमिट इंफीरियर को आप क्या लिखते हैं, लिमिट इंफीरियर ये चीजें होती है, यानी कि कोई भी सीक्वेंस होता है, मान ला आपके पास सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, A5 डैश डैश करके आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, AN का एक सीक्वेंस, ठीक है। तो लिमिट इंफीरियर को आप किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो लिमिट इंफीरियर को आप लोग देखिए, इंफीरियर ऑफ A1, A2, A3, A4 एंड डैश डैश। और इसकी वैल्यू अप्लाई सी, यहाँ पे C1। फिर यहां पर देखिए C2 आपको मिलेगा जब आप इंफीरियर निकालेंगे, INF इंफीरियर ऑफ एक टर्म छोड़ दिए, यानी कि A1 को छोड़ दीजिए, आपके पास बचा A2, A3, A4 एंड एट। फिर आप इसी प्रकार से यूज करते हुए एक C3 निकालिए जिसको आप इन्फीमम A3, A4, A5 डैश, ठीक है। और इसी प्रकार से चलते चलते आप यहां पर Cn निकाल रहे होंगे। Cn क्या होगा, इंफीरियर ऑफ, Cn क्या हो रहा होगा, इंफीरियर ऑफ an प्लस 1, an प्लस 2, an प्लस 2 एंड डैश लगाई दी इन्फिनाइट तक।
और जो लिमिट इंफीरियर हो रहा होगा, लिमिट इंफीरियर को किस प्रकार हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे, ये जो लिमिट इंफीरियर होगा वो इन सारे C1 का सुप्रीमम वैल्यू हो रहा होगा, यानी कि सुप्रीमम ऑफ C1 C2 C3 डैश 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 Cn, यानी कि जितने भी Cn मिले हैं उन सबका सुप्रीमम वैल्यू को हम लोग क्या कह रहे होंगे, सारे के सुप्रीमम वैल्यू को हम लोग कह रहे होंगे लिमिट इंफीरियर। आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्ट हो रही होंगी, अब हम क्या देखते हैं, अब हमें पूछ रहा है कि लिमिट सुपीरियर यानी कि लिमिट इंफीरियर हमसे पूछा है ना, लिमिट सुपीरियर अगर पूछता, हमारी वीडियो हो गई है चलकर 50 मिनट की, तो देखिए लिमिट इंफीरियर पूछा हमें, तो लिमिट इंफीरियर क्या हुआ कि जितने भी सीक्वेंस बने हैं इसकी सीक्वेंस हम लोग चेक करते हैं क्या इसकी इंफीरियर क्या आ रही है, तो हम लोग कलर को करते हैं थोड़ी सी चेंज, ग्रीन से लिखे क्या है, हाँ देखिए यहां देखिए, अगर आप एन, आई थिंक आपको लैपटॉप में ये कलर दिख रहा होगा, बहुत धीमे दिख रहा है इसलिए हम लोग यूज करते हैं येलो, ये आसमानी ही यूज करो भाई, हाँ तो जो एन है, एन इसको अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ पर सीक्वेंस बनता है -1 1 -1 1 -1 डैश 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 डैश, कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। तो लिमिट इंफीरियर आप निकाल किस प्रकार से रहे होंगे, तो देखिए लिमिट इंफीरियर यानी कि C1 आपको निकल रहा होगा कुछ इस प्रकार से -1 1 -1 डैश डैश डैश, इसकी हम लोग क्या निकाल रहे होंगे, इनफिमम वैल्यू, इनफिमम, इसकी इनफिमम यानी कि इस सीक्वेंस में इनफिमम आपको क्या मिल रहा होगा -1। सिमिलर वे में C2 आप क्या निकाल रहे होंगे, इनफिमम ऑफ इस -1 को हटा दिए, 1 से शुरू कीजिए, -1 +1 1 फिर -1 डैश डैश डैश, यहाँ पर भी C2 यानी कि इन सब में इंफीरियर आपको फिर -1 मिलेगा, और जितना भी करेंगे उसमें आपको केवल -1 ही मिलता रहेगा, यानी कि C1 में भी आपको -1 मिल रहा होगा, और सारे Cn को जब आप कलेक्ट कर लेंगे और उसका सुप्रीमम लेंगे, यानी कि -1 -1 जितने भी -1 मिले हैं इन सब का सुप्रीमम भी आपके पास -1 आ रहा होगा, यानी कि जो इसका सुप्रीमम आप इस an की जब बात कर रहे हैं उसकी सुप्रीमम आपको क्या आ रही है, उसकी सुप्रीमम आ रही है आपके पास -1। आई थिंक आप इतनी बातें स्पष्टली समझ पा रहे होंगे, तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू आपके पास आ गई, यानी कि इसकी जो लिमिट इनफिमम जो है वो आई है -1, ठीक है। अब इसकी लिमिट इंफीरियर हम लोग चेक कर लेते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है आपके पास वो कुछ इस प्रकार से गिवन है, an सीक्वेंस इक्वल 1/2n, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं 1/2 1/4 1/6 1/8 डैश डैश, इस प्रकार से। इसमें लिमिट सुपीरियर आप किस प्रकार से निकालेंगे, लिमिट इंफीरियर, तो C1 लगाएंगे, C1 इक्वल क्या होगा, इनफिमम ऑफ ये पूरा सीक्वेंस 1/2 1/4 1/6 1/8 डैश डैश, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू होगी, और यहाँ पर देखिए सबसे छोटी वैल्यू यानी कि यहाँ पर घटते हुए जा रहा है, 1/2 से छोटा होता, 1/4 से छोटा होता, 1/6 1/8 उससे छोटा होता है, यानी कि जब घट रहा है तो एक बार आपको वैल्यू मिलेगी, वहां पर 0 भी आपको मिल रही होगी, सबसे लास्ट वाली वैल्यू। सेम इसी प्रकार से जब हम C2 की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जब इसका इनफिमम ले रहे होते हैं तो इसकी इनफिमम यानी कि अब एक टर्म हटा दीजिए शुरू वाला, तो इस A1 को हटा दिए तो हमारे पास क्या बचा, 1/4 1/6 1/8 1/10 डैश डैश डैश, इस प्रकार से। इसमें भी जो C2 यानी कि ये भी तो घट रहा है भाई, देखो एक दूसरे से घटता हुआ 1/4 1/6 1/8 1/10 इस प्रकार से ये घटता हुआ चला जा रहा है। तो ये जब घट रहा है तो इसकी भी जो इनफिमम वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, कहीं पर आकर 0 हो रही होगी, यानी कि इसकी भी वैल्यू 0 आ गई। सिमिलर वे में जब हम लोग C3 की बात कर रहे होंगे तो अभी तो आपका इनफिमम वैल्यू हो रहा होगा। अब से 1/4 को निकाल दीजिए तो बचा आपके पास क्या, तो आपके पास बचा क्या, 1/6 1/8 1/10 1/12 इस प्रकार से।
यहां पर भी जब इन्फिमम की बात कर रहे होंगे तो इन्फिमम वैल्यू इन सब में ये भी तो घटते हुए क्रम में भाई 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 एंड दिस, तो इसमें भी जो इन्फिमम वैल्यू हो रही होगी वो आपके पास 0 आ रही होगी। और हमने क्या बताया है कि जो लिमिट लिमिट इंफीरियर होता है, लिमिट इंफीरियर वो क्या होता है, वो होता है सुप्रीमम ऑफ C1, C2, C3 एंड Cn। यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो सुप्रीमम ऑफ हमें C1, C2, C3 क्या निकल कर आया है 0, 0, 0, 0, इसकी सुप्रीमम वैल्यू आ गई है 0। यानी कि हमारे पास इस सीक्वेंस की जो लिमिट इंफीरियर आई है, लिमिट इंफीरियर को लिमिट INF से हमने डिनोट किया है, इसकी वैल्यू क्या आई है 0। तो देखेंगे हमारे पास आंसर में क्या क्या गिवन है, 0 एंड -1। भाई इसका तो -1 आया और उसका 0 आया हुआ है, तो एग्जैक्टली सही आंसर क्या होगा आपके पास, ये आंसर सही है। लेकिन देखिए इस क्रम को चेंज कर दिया है, यानी कि इसको लिखने की स्टाइल को चेंज, पहले इसकी तो -1 आई है ना और इसकी 0 आई है, तो ये 0 एंड -1 लिख दिया, इसको -1 एंड 0 बना लीजिए अगर आप, तो किस प्रकार से आप बना रहे होंगे ये देखिए। इसे हम लोग हटाते हैं और हमारे पास तो ऑप्शन है भाई कलर की साइज बढ़ा देना। हाँ अब लिख लेते हैं हम लोग, हमारे पास क्या क्या आया था, -1, 0, और यही आपका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। ये आंसर आपका राइट होगा, ये भैया गलत होगा, ये भैया भी गलत होगा और ये भैया भी गलत होगा, यही आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। तो आई थिंक आपको ये बातें स्पष्टली समझ में आई होंगी। और हमारे पास अब पीपीटी का एकदम लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस दिस। लिमिट पॉइंट आपको निकालना है, तो लिमिट पॉइंट इसको निकालिएगा। और हमारी वीडियो चलकर हो चुकी है काफी लंबी, जो कि 56 मिनट की हो चुकी है। तो वीडियो के मद्देनजर हम लोग क्या, इसकी लिमिट पॉइंट आप लोग जरूर निकालिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका कमेंट का क्वेश्चन हो गया, काफी आसान सा है, इसकी कमेंट आप लोग जरूर निकालिएगा, ठीक है। और इसे क्या कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो क्या होगा कि जो कल वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको एक बार जरूर समझा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी नोटिस है आपके लिए कि आपकी एग्जामिनेशन जो है वो तो 17 को फिक्स है। डीडीयू यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, MCQ बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, 17 को है। तो हम लोग कल यानी कि 16 दिसंबर को हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए क्या, कि चीजें आप लोग यहां से नोट कीजिए। देखिए जो एग्जाम है आपका वो था आपका 17 दिसंबर 2024 है। इसके मद्देनजर हम लोग लाइव सेक्शन, लाइव PYQ डिस्कस करेंगे। किस डेट को, तो हम लोग 16 दिसंबर यानी कि कल के डेट में हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइव PYQ ऑफ 2024, 23 एंड 24 का जो PYQ है, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर है, इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो भैया इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा। और जो एग्जामिनेशन है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लाइव PYQ डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर, आपके यूट्यूब पर 16 दिसंबर, यानी कि 16 दिसंबर आपका कल है। तो भैया हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है कि आपकी ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया हुआ है
और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आप लोग जरूर ऐड हो जाइएगा। ऐड होने के साथ साथ आपको जितने भी पीपीटीज होते हैं उनका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। साथ ही जो एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आंसर की भी हम लोग रिलीज कर देते हैं। तो ये सारे नोटिस आपको मिलते रहेंगे। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन में हमारे पास लिंक है व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग जरूर ऐड हो जाइएगा। इसका कमेंट आप करके जरूर बताइएगा लिमिट पॉइंट निकालने के बारे में। बाकी ये चीज आपकी नोटिस की थी, एग्जाम आपका 17 दिसंबर को है, तो हम लोग लाइव पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर को यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे भैया। इसका कोई प्राइस नहीं है, आप लोग जरूर ऐड होइएगा और ऐड होकर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, भैया सब लोग ऐड हो जाएंगे। और परसों हम लोग आपसे मिलते हैं, एग्जामिनेशन में ही आपसे हो सकता है छोटी सी मुलाकात हम लोग से हो जाए, यूनिवर्सिटी के बच्चे वगैरह आप होंगे तो। बाकी ये सब बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, इस चीज पे भी कमेंट करिएगा। और कल आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए ये भी आप बता दीजिएगा। शायद एक दिन ही सही, पर हम आपकी इच्छा अनुसार कुछ काम कर पाए और आपकी रिजल्ट में कुछ सुधार कर पाए, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो प्यारे साथी, बस आज के लिए इतना ही। और हमारा वीडियो जो है वो तकरीबन 1 घंटे का हो चुका, तो हम लोग चलते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।